वेलकम। तो स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग इसमें देखेंगे क्लास 11वां का अर्थशास्त्र मॉडल सेट 2 जो झारखंड बोर्ड द्वारा रिलीज़ किया गया है फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर सीधा चलते हैं। क्वेश्चन को देखने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, साथ में बेल आइकन को दबा के जरूर रखिएगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट क्वेश्चन कि अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? तो यह कथन जो है वो अल्फ्रेड मार्शल का है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कि आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है। तो आर्थिक समस्या जो उत्पन्न होती है वो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपका सही हो जाएगा संसाधनों की दुर्लभता के कारण आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। चलिए क्वेश्चन 3 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सांख्यिकी आंकड़ा नहीं है। तो सांख्यिकी आंकड़ा किसमें मतलब संख्या का कुछ मान दिया हुआ होता है, आंकड़ा दिया हुआ होता है, उसी को सांख्यिकी आंकड़ा कहते हैं। तो देखिए हम लोग ऑप्शन को पढ़ लेते हैं कि सांख्यिकी आंकड़ा है या नहीं है। देखिए एक विद्यालय में 1000 स्टूडेंट या एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी पढ़ते हैं, है ना, 1000 है। दूसरा ऑप्शन देखिए 2021 ईस्वी में भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी। तो 121 करोड़ दिया हुआ है यहाँ पे। एक सड़क दुर्घटना में 100 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। और चौथा नंबर ऑप्शन में है कि भारत में बाढ़ से हर वर्ष कई लोग बेघर हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें से कई लोग बेघर हो जाते हैं, कई लोग। ठीक है, और लेकिन ये समय आंकड़ा दिया हुआ था, तो ये आपका हो गया सांख्यिकी आंकड़ा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भारत में बढ़ रहे हर वर्ष कई लोग बेघर हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि शब्द स्टैटिक्स की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुआ है? तो स्टेटस से हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो इससे नहीं हुआ, इसका सही आंसर हो जाएगा स्टेटस से। देखिए थोड़ा सा इसमें हमको थोड़ा कन्फ्यूजन है कि शायद हमारे ख्याल से स्टैटिक्स से ही होगा। ठीक है, लेकिन आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, कि इसका सही आंसर क्या होगा। जैसे इसका सही आंसर पता होता है हम पिन कर देंगे अभी आपको। ठीक है, चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि सभी समस्याओं का जड़ है इस खाली स्थान को भरना है। तो इस खाली स्थान में भरेंगे हम लोग, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका अभाव सभी समस्याओं का जड़ है। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन देखिए। छठा में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से चर का एक उदाहरण है। ठीक है, तो एक खास कलम की कीमत, एक खास लैपटॉप की कीमत, राष्ट्रीय आय, एक बेंच की लंबाई। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बेंच की लंबाई। ठीक है, वो चर का एक उदाहरण है। चलिए आगे देखिए। 7वां नंबर क्वेश्चन की प्रतिदर्श सर्वेक्षण से क्या लाभ है? तो इससे लाभ जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका? इसमें से देखिए लाभ होगा कम खर्च, ये सभी चीज़ हो जाएगा इसमें अब। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस संस्था के द्वारा समाज आर्थिक मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर के लिए सर्वेक्षण किया जाता है? तो इसका जो सर्वेक्षण किया जाता है वो करता है राष्ट्रीय प्रतिदर्श और सर्वेक्षण संगठन। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत की जनगणना में किस प्रकार के सांख्यिकीय आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं? तो किस प्रकार के? तो देखिए जब भारत की जनगणना में सभी प्रकार के आंकड़े जो यहाँ पे दिया हुआ होगा। ठीक है, तो इनमें से सभी, उसमें साक्षरता भी चाहिए, जन्म दर, मृत्यु दर से संबंधित और जनसंख्या के आकार और संरचना होगा। ठीक है, तो सब चीज़ चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां में दिया हुआ है कि इनमें से किस विधि में उत्तरदाता को प्रभावित किया जा सकता है? तो उत्तरदाता को प्रभावित किससे किया जाता है? ईमेल से तो हम लोग कर नहीं सकते, डाक से भेज देंगे तो वो नहीं प्रभावित होगा, SMS कर देंगे पढ़ लेगा नहीं, लेकिन टेलीफोन पे हम लोग बात करते रहेंगे तो इससे हम लोग इसको प्रभावित कर सकते हैं। तो आपका सही हो जाएगा टेलीफोन सर्वेक्षण। वर्ग सीमा 60-80 का मध्य बिंदु क्या होगा? तो देखिए वर्ग सीमा 60-80 का मध्य बिंदु यहाँ पे निकालना है। तो मध्य बिंदु हम लोग कैसे निकालते हैं कि निम्न सीमा प्लस जो मतलब कि उच्च सीमा को जोड़ देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। मतलब क्या हो जाएगा आपका कि ये आपका 60 है यहाँ पे और ये 80 है, तो 80 + 60 है ना, 60 + 80 को 2 हम लोग जोड़ देंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से भाग देंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? अब इसका आ जाएगा आपका 140, है ना, और 2 से भागा दीजिए तो कितना आ जाता है? 2 एकम 2, 7 दूनी 14। ठीक है, तो आपका 70 आ जाता है। तो इसमें से देखिए 70 कहाँ पे आपका? 70 ऑप्शन नंबर ये में है, तो आपका सही हो गया। ठीक है, जब आंकड़ा का वर्ग, देखिए यहाँ पे थोड़ा नहीं दिख रहा, जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के अनुसार किया जाता है तब उस वर्गीकरण को क्या कहते हैं? तो उस वर्गीकरण को कहा जाता है कालानुक्रम। ठीक है,
ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चर को सामान्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो चर को सामान्यतः जो वर्ग में विभाजित किया जाता है वो 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन में कि किसी वर्ग में सम्मिलित मदों की संख्या को कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आवृत्ति कहते हैं। 15वां क्वेश्चन देखिए। 15वां में दिया हुआ है कि विविध चरों के लिए आंकड़े का वर्गीकरण डैश कहलाता है। तो खाली स्थान को भरना है, तो बारंबारता वितरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी ये सही हो जाएगा। ठीक है, वितरण, हाँ ऑप्शन नंबर ये सही होगा। अंकगणितीय रेखाचित्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है काल श्रेणी आलेख के नाम से। ठीक है, 17वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि बारंबारता बहुभुज किससे व्युत्पन्न होता है? तो ये जो भी उत्पन्न होता है वो ऑप्शन ने क्या दिया हुआ है कि बारंबारता बहुभुज किससे व्युत्पन्न होता है? तो आयत चित्र से होता है। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन देखिए। एक अच्छी सारणी में क्या सम्मिलित होता है? तो एक अच्छी सारणी में जो सम्मिलित होता है ये सभी सम्मिलित होगा। ठीक है, 19वां नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि आंकड़ों की अमूर्तता कम करने तथा उसे अधिक मूर्त व आसानी से समझने योग्य बनाने के लिए आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की कौन सी विधि उपयुक्त होगी? तो उपयुक्त जो होगी वो होगा आपका आरेखी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है ना, आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के लिए ज्यामितीय आरेख के अंतर्गत डैश आता है? तो दंड आरेख आता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मलमल किस वस्त्र का एक किस्म है? तो मलमल जो है वो सूती वस्त्र का एक किस्म है। तो चलिए आपका इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 22। तो ध्यान से समझिएगा। 22 में दिया हुआ है कि धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये जो किया था 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन को देखिए। 23वां में दिया हुआ है निर्यात अतिरेक से तात्पर्य है। तो निर्यात अतिरेक से तात्पर्य है कि आयात की तुलना में निर्यात का अधिक होना, आयात की तुलना में निर्यात का अधिक होना। ठीक है, औपनिवेशिक भारत में साक्षरता दर कितनी थी? तो 16% से कम थी, आपको पता ही होगा। भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी किन 2 स्थानों के बीच चलाई गई थी? तो आपको पता है कि सबसे प्रथम रेल भारत में कहाँ से कहाँ चलाया गया था। तो इसलिए हम लोग इसका सही आंसर टिक कर देते हैं कि इसका सही हो जाएगा बम्बे से ठाणे के बीच चलाया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए 26वां नंबर क्वेश्चन। तो 26 में कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आधार होता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आधार होता है तो क्या होगा? निजी लाभ। ठीक है, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। चलिए 27वां हम लोग देखते हैं। तो 27 में दिया हुआ है कि 1950 ईस्वी से 1991 के बीच औद्योगिक क्षेत्र का समृद्धि दर कितनी थी? तो इसका जो दर था वो था 6%। ठीक है, कितना? 6% वार्षिक। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उसी वस्तु का उत्पादन होता है। तो देखिए सभी हो जाएगा, इनमें से सभी होगा। ठीक है, 29वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत की पंचवर्षीय योजना किस संकल्पना किस देश से ली गई है? तो ये जो आपको पता है कि कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया है ना। चलिए आगे देखिए। परिक्षेपणात्मक योजना में लक्ष्य को प्राप्त करना होता है तो 20 वर्षों में। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में किस योजना की शुरुआत हुई? तो ये जो योजना शुरुआत हुई थी, पंचवर्षीय योजना शुरुआत हुआ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। इसका ढांचा कब बना था? 1950 में बन के रेडी था, है ना। चलिए 32 देखिए, जीडीपी की गणना में किस क्षेत्र के उत्पादन को शामिल किया जाता है? तो जीडीपी की गणना में कौन सा शामिल किया जाता है? तो यहाँ पे किया जाता है, ये देखिए इनमें से सभी हो जाएगा, उद्योग भी, कृषि भी, पर्यटन, सभी को शामिल किया जाता है ना। चलिए आप 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। 33 में दिया हुआ है कि भारत में हरित क्रांति का दूसरा चरण काल माना जाता है। तो दूसरा चरण काल जो माना जाता है वो होगा 1970 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, है ना। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए कि औद्योगिक नीति 1956 के प्रस्ताव में उद्योग को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था? तो 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। ठीक है,
चलिए विदेशी ऋण क्या है, तो विदेशी ऋण क्या है, विदेश संस्थाओं से सरकार के द्वारा लिया गया ऋण को विदेशी ऋण कहते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए हम लोग 36 देखते हैं। 36 में दिया हुआ है कि 1980 के दशक के अंत में उत्पन्न आर्थिक संकट से बचने के लिए भारत को IMF से कितनी राशि ऋण के रूप में मिली थी, तो $7 बिलियन के रूप में ये मिला हुआ था। अब तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, $7 बिलियन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नई आर्थिक नीति 1991 में कितने उद्योग के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता को जारी रखा गया, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कितने को रखा गया था, तो इसमें से 8, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा 8, ठीक। चलिए HCL, हाँ HCL टेक्नोलॉजी किस प्रकार की कंपनी है, तो ये ITI, हाँ ये सही हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा, ठीक है, IT कंपनी थी। चलिए आगे देखिए 39 नंबर क्वेश्चन कि कंपनियों के द्वारा किसी बाहरी स्रोत से नियमित सेवाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये जो कहलाएगी वो होगा बाह्य प्रापण, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत में LPG नीति से लाभान्वित नहीं होने वाला एक क्षेत्रक है, तो कौन सा क्षेत्रक है, तो आधार संरचना वाला क्षेत्रक, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देख लिए कंप्लीट। तो चलिए अब वीडियो को करते हैं अंत। जय हिंद।